हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ रहे थे पाठ। तो जॉर्ज पंचम की नाक जो पाठ हमने पढ़ा, तो उसमें अब तक हम ये पढ़ चुके थे कि रानी एलिज़ाबेथ जो भारत के दौरे पर आने वाली थी, तो उसको लेकर किस तरह से दिल्ली का काया पलट हुआ और क्या क्या बदलाव दिल्ली में आए। साथ ही साथ जॉर्ज पंचम की नाक वहाँ पर नहीं थी, तो किस तरह से सरकारी तंत्र या सरकारी कार्यप्रणाली अपना काम शुरू करती है और वो एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी किस तरह से डालते हैं। तभी वहाँ पर बैठकर वो सारे इकट्ठे बैठकर सोचते हैं, दिमाग खरोंचते हैं और फिर अंत में वे मूर्तिकार को बुलाते हैं। और मूर्तिकार जो होता है वो वैसे तो वो कलाकार था, लेकिन ज़रा पैसे से लाचार था। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे, तो मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर ज़रा पैसे से लाचार था। और आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, तो उसको अजीब सी परेशानी उनके चेहरों पर दिखाई दी, क्योंकि कुछ के मुंह लटके हुए थे, कुछ बेचारे उदास बैठे थे, कुछ बदहवास थे। तो उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तभी वो जो सभी हुक्काम जो बैठे हुए थे, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, सरकारी कर्मचारी, तो उन्होंने मूर्तिकार को यह आदेश दिया कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। अब मूर्तिकार ने सुना और क्या जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी है और इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। क्योंकि जिस पत्थर की वो नाक बनी हुई थी या मूर्ति बनी हुई है, तो वो पत्थर क्योंकि उसके साथ मैच करना है ना, उसके साथ मिलाना है, तो किस तरह की नाक लगनी है ना, और कैसा पत्थर लगना है, तो वो उस पत्थर को देखकर या फिर उस समय वो फाइलों में कहीं वहाँ पर होगा कि उस समय कहाँ से पत्थर मंगाया गया है ना, और कब ये बनी है, तो मालूम चल जाएगा। जहाँ से पत्थर मंगाया गया है वहाँ से फिर दोबारा से मंगा लेंगे, है ना, तो या तो फिर ढूंढना पड़ेगा। तो ये आदेश देकर अब सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताकना शुरू कर दिया, है ना, जैसे वो एक दूसरे को क्या कह रहे हों कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। देखिए सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब मीटिंग ले रहे हैं, है ना। तो खैर मसला हल हुआ और एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। तो क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, क्योंकि फाइलें छानी गई, वहाँ पता ही नहीं चला कि कहाँ से मंगाया था, कोई जानकारी थी ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। तो सर, मेरी खता माफ़ हो कि मुझे माफ़ कीजिए, है ना, फाइलें सब कुछ हज़म कर चुकी हैं, यानी कि मैंने सारी फाइलें ढूंढ ली, है ना, वहाँ कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो देखिए किस तरह से ये मीटिंग हो रही है, कैसे कुछ के मुंह लटके हुए हैं, कितने परेशान हैं, है ना। अब हुक्कामों के चेहरों पर हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। अब बेचारे सब उदास हो गए। क्यों? क्योंकि अब पहले मूर्तिकार को बुलाया, मूर्तिकार ने जवाब दिया कि मुझे बस ये बता दो कि पत्थर कहाँ से मंगाया है। तो आगे उन्होंने हुक्म दे दिया क्लर्क को, कि पुरातत्व विभाग के क्लर्क को, कि ढूंढो फाइलें, देखो, सारी फाइलें छान मारी, अब इतने साल पुरानी फाइलें, है ना, सब देख डाली, कहीं कोई पता नहीं कि कहाँ से पत्थर मंगाया गया है। अब हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाएगी। अब एक और कमेटी यहाँ पर तैयार की गई, ठीक है, और उसके ज़िम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है, ठीक है। तो इस नाक का दारोमदार, देखिए मतलब किसी कार्य के होने या ना होने की पूरी जिम्मेदारी या कार्यभार।
देखिए सरकारी तंत्र किस तरह से काम करता है, कोई अपने सिर पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, एक दूसरे के ऊपर काम थोप दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब ये कार्यभार आपका है, ये जिम्मेदारी आपकी है, इस नाक का दारोमदार भी आपका है। ये आप ही बताओ, ये काम होना चाहिए, बस ये हुक्म दे दिया होना चाहिए, हमें नहीं पता अब कैसे हो। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, क्योंकि एक खास कमेटी तैयार की गई ना। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है, ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। तो देखिए बड़ी गहरी बात ये कह गए। मूर्तिकार जैसे कि हमने कहा था पैसे से लाचार था, यानी वो लालची था। वो सरकारी खर्चे पर एक तरह से यहाँ वहाँ घूमना चाहता था। अब उसे तो एक बहाना मिल गया कि कहीं भी हो मैं पत्थर खोज के लाऊंगा, है ना। तो कहीं भी मैं पहाड़ों पर जाऊंगा, जहाँ भी मुझे जाना पड़े, है ना। तो उसने ये कह दिया। अब बेचारे कमेटी के जो सदस्य थे उनकी जान में जान आ गई कि ठीक है, अगर ये हो जाएगा तब तो फिर मसला ही हल हो गया, है ना। तो वो खुश हो गए, उनके चेहरों पर थोड़ी जो उदासी थी वो दूर हुई। ठीक है, तो चलिए अब तक जो हमने पढ़ा है, अच्छा ये छोटा सा भाषण भी फ़ौरन अखबारों में छप गया था। ये जो बात थी ना, ये सारी जो ये कही हुई बात थी कि कौन सी चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती, है ना, बड़े गर्व से जो उन्होंने कहा, ये सारी बात जो है वो सारा भाषण फ़ौरन अखबार में छप गया। ठीक है, तो आज हम इतना ही। अब इसमें से जो प्रश्न बनते हैं, देखिए आपके पाठ्य पुस्तक के ही प्रश्न अभ्यास में से ही देखिए पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है वो जो अब तक हम पढ़ चुके हैं वही प्रश्न इसमें से देखिए हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए जो अब तक पढ़ा है हमने वहाँ, उसमें से जॉर्ज पंचम की नाव को लेकर सरकारी क्षेत्र की बदहवासी किस मानसिकता की द्योतक है? तो देखिए सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। ठीक है, तो मानसिकता कैसी है? गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत हो रही है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराज़गी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। तो इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक का कहना है कि अतिथि का सम्मान करना तो ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा प्रश्न देखिए, हमने ये भी पढ़ा कि रानी एलिज़ाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, है ना, और उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। तो देखिए रानी एलिज़ाबेथ के दर्जी की परेशानी यह थी कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौरे पर कौन सी वेशभूषा धारण करेंगी। उसे लगता था कि रानी की आन बान शान भी बनी रहनी चाहिए और उसकी वेशभूषा विभिन्न देशों के अनुकूल भी हो। अच्छा, दर्जी की परेशानी ज़रूरत से अधिक है। किसी देश में घूमते वक्त अपने कपड़ों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना, चकाचौंध पैदा करना, ये अनावश्यक है। परंतु यदि रानी अपने कपड़ों को लेकर परेशान है तो दर्जी बेचारा क्या करे? उसे तो रानी की शान और वातावरण के अनुकूल वेशभूषा तैयार करनी ही पड़ेगी। अच्छा, तीसरा प्रश्न देखिए इसमें से बनता है कि देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। तो नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे?
है ना। तो देखिए, नई दिल्ली के कायापलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा, सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा, उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा, सदा से बंद बड़े फव्वारे चलाए गए होंगे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा, है ना। तो क्योंकि यही पूछा ना, क्या प्रयत्न किए गए होंगे, तो पाठ पढ़ने से तो यही पता चलता है कि दिल्ली का काया पलट देखा, उसमें लिखा था सड़कें जवान हो गई, कि कानों कान खबर नहीं हुई, है ना। तो दिल्ली पूरी चमक गई, है ना, नाज़नीनों की तरह, है ना, उसने श्रृंगार किया। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आज आपने ये प्रश्न उत्तर भी ध्यान से सुनने हैं, साथ ही साथ जितना हमने पढ़ा है वहाँ तक आप ज़रूर रीडिंग कीजिए, प्रश्न निर्माण कीजिए। तो जितने प्रश्न निर्माण करोगे, पढ़ोगे बार बार चैप्टर को, उतना ही समझ में आएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।